हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार प्रमोशन फिजिक्स क्लासेस दरभंगा। देखिए, आज के दौर में जो स्टूडेंट्स, खास तौर पे जो ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं, बिहार बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं, उनके साथ सबसे बड़ी चुनौती है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्योंकि बच्चों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो पाता है। वो बच्चे सब्जेक्टिव तो कर लेते हैं, 2 नंबरी या 5 नंबरी क्वेश्चंस तो कर लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फंस जाते हैं। यानी कि हम मिला जुला कर देखें तो खास तौर पर साइंस की बात यदि हम करें तो साइंस की बात हम यदि करते हैं तो वहाँ देखते हैं फिजिक्स जो है बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ का विषय बन जाता है, थोड़ा सा टफ होता है। एक्चुअली फिजिक्स टफ है नहीं, फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और हल्का विषय होता है। आप जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल को देख रहे हैं, खास तौर पर इतना तो ध्यान दें, इतना तो समझ लें कि फिजिक्स बहुत ही हल्का होता है, आसान होता है। फिजिक्स से दूर भागने का नहीं है। फिजिक्स से आप जितना दूर भागेंगे उतना ही आपको ये पीछा करता रहेगा। आज तक आपको बोरिंग और आपको आज तक फिजिक्स भारी इसलिए लग रहा है कि आपने कभी फिजिक्स पढ़ा ही नहीं सही से। सही मायने में यही बात है, खासकर स्टेट बोर्ड के बच्चे के लिए, जो बिहार के बोर्ड के बच्चे हैं या फिर किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं जो स्टेट बोर्ड से हैं। लेकिन यही अदर बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वो इन सब चीज़ों को शुरू से पढ़ते आते हैं और कर भी लेते हैं उस चीज़ को। लेकिन जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, खासतौर पर बिहार बोर्ड के बच्चे, उनके लिए ये सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना। तो आज मैंने एक छोटा सा प्रयास करने का शुरुआत किया है, और वो ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं फिजिक्स के, उसके लिए मैं एक छोटा छोटा वीडियो बनाकर इसमें डालूं ताकि आप लोगों को इन वीडियो से कुछ सहायता मिल जाए। और ये मेरा गारंटी है, मेरा वादा है कि आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर ही आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको लाभ पहुँचेगा। ये फिक्स है, ये पक्का है। आपको लॉस नहीं होने वाला है, इससे आपको फ़ायदा होगा और अच्छा फ़ायदा होने वाला है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जितने भी स्टूडेंट्स जो खास तौर पर 12th साइंस के स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मेरा भी मन ऊपर की ओर हो, मेरा भी मन करे कि नहीं और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊं। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि इन क्वेश्चंस को जो मैं ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप कीजिए, आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आने वाले हैं, बहुत कुछ सारे क्वेश्चंस आपके इस बार 2023 के बोर्ड में पूछे जाएंगे, ये उम्मीद है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप इन चीज़ को समझें और इसको देखने का प्रयास करें, इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ इस टॉपिक को। देखिए, फिजिक्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के लिए, खास तौर पे बिहार बोर्ड के लिए, वो ऑप्टिक्स होता है। ऑप्टिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्टिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, ऑब्जेक्टिव हो या फिर 2 नंबरी हो या फिर 5 नंबरी क्वेश्चन हो, सभी आपके ऑप्टिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि जो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके फिजिक्स के लिए, मैं उसको पहले करूँ। तो सबसे पहले मैं करता हूँ आपका जो टॉपिक है वो ऑप्टिक्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको। फिर इसके बाद मैं मॉडर्न करवाऊँगा आप लोगों को। ठीक है, इसका ये 2 नंबरी करवा रहा हूँ, फिर मैं 2 नंबरी का क्वेश्चन, अभी तो ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, फिर मैं इसके बाद 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उसको भी मैं करवाऊँगा। तो पहले चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज। किसी प्लेन मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना होता है। देखिए, जब भी प्लेन की बात आती है तो प्लेन में कोई रेडियस नहीं होता है, उसमें कोई कर्वेचर नहीं होता है। इसलिए हम लोग ये मान लेते हैं
कि किसी भी प्लेन मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ भी पूछे तो भी, फोकल लेंथ हो तो भी या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो तो भी, दोनों के लिए जो ऑप्शन होगा वो होगा इनफाइनाइट। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, द पावर ऑफ ए लेंस इज, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, पावर ऑफ लेंस, लेंस के पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? तो वो होता है डायोप्टर, वो डायोप्टर होता है। इसका ऑप्शन होगा बी। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको लिख भी सकते हैं और इसमें टिक भी लगा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा बी, इसका बी ऑप्शन सही है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। इसके बाद है एक ये क्वेश्चन है कि द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास इज, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास इज। देखिए आप जानते हैं कि इसमें इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी मैग्नीफाइंग ग्लास का मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा यदि उसका पावर दिए हुआ है, पावर है डायोप्टर। आप जानते हैं कि P इक्वल टू होता है 1/f, P इक्वल टू होता है 1/f। तो F इक्वल टू क्या होगा 1/p, F इक्वल टू 1/p, F इक्वल टू हो जाएगा 1/p। ये फोकल लेंथ है आपका, F का मान निकला 1/p, फोकल लेंथ है हमारा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैग्नीफाइंग ग्लास है, और मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा होता है? तो कन्वेक्स मिरर होता है, सॉरी कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस है। और कन्वेक्स लेंस को हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। इस कारण सिंपल माइक्रोस्कोप का एक मैग्नीफाइंग फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि m इक्वल टू 1 प्लस d/f। आपने ऐसा फार्मूला पढ़ा होगा, m इक्वल टू 1 प्लस d/f, m इक्वल टू 1 प्लस d/f। यहाँ पे m होता है मैग्नीफाइंग पावर, d होता है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो 25 सेंटीमीटर के बराबर होता है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे f का जो वैल्यू है ये 1/f है, यहाँ पे कर लीजिए। तो 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 1/f इक्वल टू 12 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर डालेंगे आप 12, तो यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डालिएगा आप 1 प्लस 25 इंटू 12, 1/f है, ये 12 डालिएगा। ये 12 किस होगा? ये तो मीटर में है, क्योंकि यहाँ पे डायोप्टर दिए होते तो मीटर में लेंगे, ये सेंटीमीटर में है। तो क्या करेंगे हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, डिवाइड कर देंगे। तो ये 25 चौका 100 कट जाएगा, नीचे में 4 हो गया, ऊपर में 12 है, तो 4 तिया, फिर 12 हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर, 4 तिया 12, 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 1 प्लस 3 आ जाएगा आपको, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 4, यानी कि आपका जो आंसर होगा ये 4, यानी कि इसका 3 नंबर का जो ऑप्शन सही होगा वो 4 होगा, ये 4 इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसी तरह से इसको याद भी करते चल सकते हैं। वैसे जो न्यूमेरिकल्स बनने वाला है उसको बनाइए कॉपी में, इसको नोट कर लीजिए और बनाते चलिए। वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो पहला का आंसर हो गया ए, दूसरा का बी, तीसरा का ए, चौथा का देखिए, चौथा बोल रहा है क्या? ए बाय कन्वेक्स लेंस म्यू इक्वल टू 1.5 हैज इक्वल कर्वेचर each of 20 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ द लेंस इज। आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा लेंस के लिए, लेंस में का फॉर्मूला 1/f इक्वल टू आपने पढ़ा होगा, 1/f इक्वल टू पढ़ा होगा म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1
माइनस 1/r2, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, 1/r1 माइनस 1/r2, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अब इस पर ये आपको 1/f, और 1/f क्या होता है, पावर, यही पावर तो निकालना है आपको, यही पावर तो निकालना है, p, किसी p का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो 1/f इक्वल टू फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब आप क्या करेंगे, म्यू का मान आपको दिया गया है 1/r1 और 1/r2, r1 r2 का दोनों का मान बराबर है, एक का मान निगेटिव होगा तो दूसरे का मान पॉजिटिव लेंगे हम लोग। यदि r1 पॉजिटिव में लेते हैं तो r2 लेंगे निगेटिव में, r1 पॉजिटिव में होगा और r2 निगेटिव में ले लेंगे। तो दोनों का मान बिठाएंगे, तो बिठाने के बाद जो आपको आंसर आएगा वो आएगा 5 डायोप्टर। ठीक है दोस्तों, बनाकर देखिएगा इसको, इसका आंसर 5 डायोप्टर ये होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि when two converging lenses of same focal length f are placed in contact, then the focal length of the combination is। आपने पढ़ा होगा बाबू कि फोकल लेंथ जब दो लेंस कांटेक्ट में होता है, जब दो लेंस क्या होता है, कांटेक्ट में होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए फोकल लेंथ होता है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इक्वल टू होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f1 प्लस 1/f2, ये आपने पढ़ा होगा 1/f1 प्लस 1/f2। और दोनों का फोकल लेंथ तुमको दिया हुआ है कितना, दोनों का फोकल लेंथ बराबर दिया हुआ है, f दिया हुआ है, तो 1/f इक्विवेलेंट 1/f इक्विवेलेंट 1/f टोटल, 1/f टोटल इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1/f प्लस 1/f, यानी 1/f 1/f कीजिएगा तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 2/f। इसको जब पलटी करेंगे तो ये आ जाएगा f/2। दैट मीन्स ये कि आपका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही है, आपका 5 का सी होगा आंसर। ठीक है बाबू, 5 का सी, 5 का सी हम लोग जवाब करेंगे, 5 का सी होगा, 5 का सी, 5 का सी टिक कर लीजिएगा आप लोग, 5 का सी होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव सपोर्ट, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव सपोर्ट। देखिए आप लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़े हुएगा पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन के माध्यम से ही हम लोग लाइट के ट्रांसवर्स नेचर को प्रूव भी करते हैं। ये प्रूव भी होता है लाइट के ट्रांसवर्स नेचर, लाइट में ट्रांसवर्स नेचर है या लॉन्गिट्यूडिनल नेचर है, ये आपको प्रूफ होता है कहाँ से, तो ये प्रूफ होता है आपको वेव ऑप्टिक्स से। और वेव ऑप्टिक्स में जब पोलराइजेशन पढ़ते हैं तब, तो इसका ऑप्शन होगा सी जो सही होगा, और वो होगा आपको पोलराइजेशन, यानी कि आप इसमें टिक लगा लीजिएगा पोलराइजेशन, 6 का सी होगा, 6 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है द कलर ऑफ ए थिन फिल्म इज ड्यू टू, कोई थिन फिल्म है, थिन फिल्म जैसे साबुन है, साबुन का बुलबुला, साबुन का बुलबुला, साबुन का जो बुलबुला होता है वो उसमें कलर दिखता रहता है हम लोगों को, जैसे लगता है सतरंगी कलर उसमें आ रहा है, सतरंगी कलर, तो वो जो दिखता है वो ड्यू टू इंटरफेरेंस दिखता है। ये आप लोग इंटरफेरेंस चैप्टर जब पढ़े होंगे लाइट में, उस समय आपको बताया गया होगा ये सब चीज़ें। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा सी का, इसका भी सी। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड। देखिए कौन सा से पोलराइज्ड नहीं होता है। देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा वो तो पोलराइज होगा, लेकिन जो मैकेनिकल वेव होगा वो पोलराइज नहीं होता है। साउंड वेव, साउंड वेव पोलराइज यहाँ पे नहीं होगा, साउंड वेव का पोलराइजेशन नहीं हो पाता, ये होगा साउंड वेव।
इसी तरह से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि एक कन्वेक्स लेंस म्यू आपको दिए हुआ है 1.5 इज इमर्ज्ड इन वाटर म्यू 1.33, देन इट विल बिहेव एज। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए इसको याद करने का। कन्वेक्स लेंस है जिसमें जिसका जो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुआ है 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। तो आप ज़्यादा वाले को कम वाले में आप डुबो रहे हैं ना, इमर्ज कर रहे हैं ना। अगर यदि ज़्यादा वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले सबस्टांस को कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले सबस्टांस में हम इमर्ज करेंगे तो उसका जो बिहेव होगा वो उसका वही होगा जो उसका पहले था। तो जैसे कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस का जो प्रॉपर्टी होता है वो कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होता है, और इसको हम पानी में यदि हम इमर्ज कर रहे हैं तो भी इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो कन्वर्जिंग का ही प्रॉपर्टी होगा। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वह ए ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा, कन्वर्जिंग। क्योंकि यहाँ देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का ज़्यादा है और वाटर का कम है। लेंस को डुबोते हैं वाटर में, इसलिए लेंस का जो बिहेव होगा वो कन्वर्जिंग का ही बिहेव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि लाइट और इट्स कलर ड्यू टू। लाइट के पास अपना कलर होता है, क्यों, किस कारण से? तो इसका देखिए इसका ऑप्शन होगा फ्रीक्वेंसी। इसका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के कारण लाइट के पास अपना कलर होता है, अपना जो भी इसका है वो प्रॉपर्टी होता है फ्रीक्वेंसी के कारण। ठीक है, चलिए अब देखिए बाबू, इसका अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है एक कन्वर्जेंट लेंस विल बिकम लेस कन्वर्जेंट। कोई कन्वर्जेंट लेंस है वह कम कन्वर्जेंट होगा किस में? ऑयल में, कि वाटर में, या फिर बोथ, ऑयल एंड वाटर बोथ, या फिर डी कहता है नॉन। कन्वर्जेंट लेंस है, इसका जो प्रॉपर्टी है कन्वर्जिंग की वह कम हो जाएगा, या फिर वो डाइवर्जेंट का शो करेगा, या फिर वो प्लेन शो करेगा, या फिर जो भी है, या फिर वो कम शो करेगा। तो वो लेस कन्वर्जेंट होगा किस में? ऑयल में कि वाटर में। तो इसका जो प्रॉपर्टी है कन्वर्जेंट का, जो प्रॉपर्टी है कन्वर्जिंग करने का जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर में कन्वर्जिंग लेंस में, वो उस मीडियम में चेंज होगा जिस मीडियम में म्यू का मान इस लेंस से ज़्यादा होगा। तो ऑयल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वह लेंस से ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा होगा, जिस कारण से इसकी जो कन्वर्जिंग का जो प्रॉपर्टी है वो कम हो जाएगा। लेकिन वाटर में क्या होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है, जिस कारण से ये जो कन्वर्जेंट है, जो प्रॉपर्टी इसका है कन्वर्जिंग का, वो वही रहता है, वो कम नहीं होता है। इसलिए हम कहेंगे कि ये वाइल जो है, वाइल में इसमें क्या होगा कि इसका प्रॉपर्टी कम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द एयर बबल इनसाइड वाटर साइंस ड्यू टू। जब किसी पानी के अंदर एक बुलबुला है, आप पानी लीजिए और उसके अंदर एक बुलबुला छोड़ दीजिए। यदि बुलबुला हो जाएगा तो वह बुलबुला चमकता है। एयर बबल जो होगा वो वाटर के अंदर में चमकता है। तो क्यों चमकता है, क्या कारण है कि वह चमकता है? उसका रीजन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं कह सकते हैं, रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा तो क्या होगा, ये
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, जिसको शॉर्ट में कहते हैं TIR। तो एयर बबल इनसाइड द वाटर साइंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन कहेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि बीस्टर्स लॉ कौन सा ऑप्शन सही है। बीस्टर्स लॉ इज, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो बीस्टर के लॉ को फॉलो करता है या उसका फॉर्मूला है। तो देखिए म्यू इक्वल टू 10IP आपने पढ़ा होगा, म्यू इक्वल टू 10IP, ये जो ऑप्शन होगा इसका सही ऑप्शन होगा, और वो है म्यू इक्वल टू 10IP, म्यू इक्वल टू 10IP। बीस्टर्स लॉ, बीस्टर्स का ये फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू 10IP, इसको आप लोग याद कर लीजिए। बीस्टर्स लॉ म्यू इक्वल टू 10IP, ठीक है। इसके बाद है द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ए प्रिज्म इज ग्रेटर फॉर, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ए प्रिज्म इज ग्रेटेस्ट फॉर, एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा किस कलर के लिए होगा, आपको ये बताना है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो डेविएट करता है, सबसे ज्यादा जो विचलित होता है, सबसे ज्यादा जो मुड़ता है, वह कलर होता है आपको वायोलेट कलर, वायोलेट इसको बोलते हैं बैंगनी कलर, वायोलेट कलर, बैंगनी कलर। तो बैंगनी कलर सबसे ज्यादा मुड़ता है, जब प्रिज्म से उसको पास करेंगे हम लोग तो सबसे ज्यादा मुड़ता है कौन, तो होता है वायोलेट कलर, और वायोलेट कलर ही सबसे ज्यादा डेविएट हो जाता है। तो कह रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन ग्रेटेस्ट बोल रहा है, तो सबसे ज्यादा होता है वायोलेट कलर का, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है अगला, द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज, फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज 50 सेंटीमीटर, देन इट्स पावर इज। देखिए एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ आपको दिया गया 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है इसका पावर कितना होगा। अब जानते हैं पावर इक्वल टू 1/f तब होगा जब फोकल लेंथ का मान मीटर में दिया गया होगा, और यदि फोकल लेंथ का मान सेंटीमीटर में दिया गया है तो हम लोग यूज करते हैं फार्मूला पावर इक्वल टू 100/f। तो यहाँ पे 100/50 सेंटीमीटर डालेंगे तो 100/f हो जाएगा, और 100/f को काटेंगे तो ये आएगा 2 डायोप्टर, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा, ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। इसके बाद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, ठीक है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, 2.42 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, 2.42, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, हाँ, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब आप लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़े होंगे रे ऑप्टिक्स में, तो वहाँ पे सर आपको पढ़ाए होंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर होता है m इक्वल टू होता है माइनस में V0/U0 माइनस V0/U0 इंटू 1+D/Fe। यहाँ पे V0 है ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस, U0 है ऑब्जेक्टिव का ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, D है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और Fe है आई पीस का फोकल लेंथ, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, बी ऑप्शन सही है, माइनस V0/U0 इंटू 1+D/Fe। चलिए इसके बाद है अगला क्वेश्चन है बाबू कि माइरेज इज ए फेनोमेनन ड्यू टू, मिराज इसको बोलते हैं, मिराज फॉर्मेशन, मिराज या माइरेज भी बोलते हैं इसको, माइरेज भी पढ़ सकते हैं या मिराज भी इसको पढ़ सकते हैं। तो मिराज इज ए फेनोमेनन ड्यू टू, मिराज कैसे बनता है माइरेज फॉर्मेशन। आप लोग गर्मी के मौसम में ये चीज़ आपको देखने को मिलता होगा। गर्मी के मौसम में जब हम बालू जहाँ पे होता है वहाँ जाते हैं, या जैसे रेगिस्तान में, या फिर गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी पड़ रही है, आप हाईवे पर निकल जाइए तो आपको दूर दिखाई पड़ेगा पानी ही पानी जमा हुआ है। इसी घटना को बोलते हैं माइलेज फॉर्मेशन। माइलेज फॉर्मेशन होता है टोटल इंटरनल डिफ्लेक्शन के कारण, टोटल इंटरनल डिफ्लेक्शन। माइलेज फॉर्मेशन होता है ड्यू टू टोटल इंटरनल डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको शॉर्ट में TIR बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा TIR,
जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होता है माइलेज फॉर्मेशन। ठीक है बाबू बच्चों, ठीक है बाबू, चलिए आगे हम लोग चलते हैं अब। हाँ, जिनको भी जरूरी हो, जो समझ में नहीं आ रहा हो क्वेश्चन, जो चीज़ आपको डाउट लग रहा हो किसी भी क्वेश्चन में, फिजिक्स का जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं अभी, इस ऑब्जेक्टिव में कहीं भी आपको डाउट लग रहा हो तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ये फ्री है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ। रेनबो, देखिए बाबू रे, रेनबो हम लोग जानते हैं, जिसको बोलते हैं इंद्रधनुष। रेनबो में होता है इंद्रधनुष या पंसोखा, इसको हम लोग बोलते हैं, गांव घर की भाषा में बोलते हैं पनबोरा। तो पनबोरा जो होता है, जिसको पंसोखा कहते हैं, तो वो पंसोखा या पनबोरा जिसको हम लोग बोलते हैं रेनबो। तो रेनबो के अंदर में क्या होता है कि डिस्पर्सन भी होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। डिस्पर्सन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका ये ऑप्शन सही होगा डी, इसका ऑप्शन सही होगा डी, डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन ये है, व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम व्हिच क्वांटिटी डज नॉट चेंज। जब कोई लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सा क्वांटिटी, कौन सी ऐसी राशि है जो चेंज नहीं होता है। तो वो जब कोई रे ऑफ लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, उसका वेवलेंथ चेंज नहीं होता है, वेवलेंथ चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी, फ्रीक्वेंसी ऐसा, सॉरी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, वेवलेंथ चेंज हो जाता है, स्पीड चेंज हो जाता है, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है। ठीक है, माफ कीजिएगा। जब कोई रे ऑफ लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका सभी कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। वेवलेंथ चेंज हो जाता है, स्पीड चेंज हो जाता है, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो प्रॉपर्टी होता है वह उस लाइट के सोर्स का प्रॉपर्टी है, जिस कारण से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर में बाबू रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, TIR जिसको बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये होता है। अच्छा, इसके बाद है व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट देन द इमेज फॉर्म्ड ऑन आई इज। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है। तो वह प्रतिबिंब हमेशा हमारे रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, रियल और इन्वर्टेड। इसका ऑप्शन सी होगा, सी होगा इसका ऑप्शन होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। हमारे रेटिना पर इमेज बनता है, हमारे आँख में हमारे रेटिना पर इमेज बनता है और वह इमेज हमेशा रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। ठीक है बाबू, ठीक है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान से कर लीजिए। इन्हीं सबसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं और हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। बिल्कुल संभावना है, 100% संभावना है, इसके लिए आप लोग बेफिक्र हो जाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि डेविएशन ऑफ ए थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। एक्चुअली ये एन दे दिया है, थोड़ी सी त्रुटि है, ये म्यू है ये। ठीक है, म्यू है ये, थोड़ी सी त्रुटि यहाँ पे है, ये इसको म्यू पढ़ेंगे हम लोग। डेविएशन ऑफ ए थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नहीं म्यू एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए। देखिए इसके लिए फार्मूला आपको सर बताए होंगे, आपने पढ़ा होगा कि प्रिज्म के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको म्यू दिया गया और ये दिया हुआ, तो उसका डेविएशन का जो फार्मूला होता है वो होता है म्यू -1 इंटू ए। तो इसका 23 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी सही, और ये होगा म्यू -1 इंटू ए, म्यू -1 इंटू ए। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज। इसका होता है कि किसी भी टेलीस्कोप के लिए नॉर्मल एडजस्टमेंट में
टेलीस्कोप के लिए, किसी टेलीस्कोप के लिए नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए पावर का मान, मैग्नीफाइंग पावर, कौन सा पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर का जो मान होगा वो होगा बाबू रे माइनस में एफ ओ बाई एफ ई, माइनस में एफ ओ बाई एफ ई। ठीक है, इसका ऑप्शन सही होगा ए, इसका ऑप्शन ए सही होगा, 24 का ए सही होगा। आप लोग लिख सकते हैं इसको, सिलेंड्रिकल लेंसेज आर यूज्ड टू करेक्ट द आई डिफेक्ट। सिलेंड्रिकल लेंस, देखिए हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन में पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होइएगा डिफेक्ट ऑफ विजन में कि डिफेक्ट ऑफ विजन 4 तरह के होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, रेस बायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। मायोपिया को दूर करने के लिए हम लोग कनकेव मिरर का यूज कनकेव लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, मायोपिया को दूर करने के लिए कनकेव लेंस का यूज करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। रेस बायोपिया को दूर करने के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं, और एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। इसलिए ऑप्शन इसका जो होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है बाबू, तो 25 का सी सही है, 25 का सी सही होगा। ठीक है, 25 का सी सही है। ओके, इसके बाद है 26 नंबर। 26 नंबर में ये कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ए ट्यूब, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ए ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मैग्नीफाइंग पावर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ट्यूब का जो लेंथ हम बढ़ाएंगे तो उसका जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो बढ़ जाता है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसमें होगा, सबसे ज़्यादा किसमें होगा, तो एयर है ऑप्शन, वाटर, ग्लास, वैक्यूम। वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होता है। ए डबल कन्वेक्स एयर बबल इन वाटर बिहेव्स एज, एक डबल कन्वेक्स वाटर बबल है, बुलबुल्ला है, एक बुलबुल्ला है जो पानी के अंदर है, तो वो कैसा बिहेव करेगा, वो उसका बिहेव कैसा होगा, कन्वर्जेंट लेंस की तरह से होगा, या फिर प्लेन स्लैब के जैसा होगा, या फिर डाइवर्जेंट होगा, या फिर कनकेव मिरर होगा। आपको इसमें ये देखना है। देखो बाबू, जब कोई बुलबुल्ला पड़ा हुआ है पानी के अंदर तो वह डाइवर्जेंट प्रॉपर्टी शो करता है, वो यानी कि वो डाइवर्जेंट की तरह से बिहेव करता है, माने कनकेव लेंस की तरह से बिहेव करता है। उसका विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज, विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज इज, इंटरफेरेंस फ्रिंज का जो विड्थ होगा वह होगा बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी, लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन ये है। 30 नंबर क्वेश्चन है which of the relation is correct or the magnifying power of compound microscope। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर का कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, आपको ये निकालना है। बाबू देखो, जब आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा होगा तो उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर के लिए फार्मूला आपने पढ़ा होगा, m इक्वल टू माइनस एल बाई एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, इसका ये ऑप्शन सही होगा, m इक्वल टू माइनस में एल अपॉन एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। यदि आपको ध्यान पे नहीं है तो आप उसको कॉपी से देख सकते हैं, बुक से देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग 30 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। बाकी के जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस हैं, करीब 100-150 क्वेश्चन मैं इससे करवाऊंगा आप लोगों को, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आएंगे रहेंगे। मैं वीवीआई क्वेश्चन जितने भी होंगे मैं सारा का सारा सेट कर दूंगा। आप सभी अपना अपना एफर्ट लगाइए, प्रयास कीजिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। कैसे करेंगे उसके लिए आप तरकीब निकालिए, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। बोर्ड की तैयारी के लिए अब ऐसा नहीं है कि हम खाना पीना छोड़ के, सोना छोड़ के और सिर्फ पढ़ाई में लगे हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं है।
आप 2-2 घंटा कम से कम प्रत्येक विषय पर दें। प्रत्येक विषय जो है सो बराबर है, सभी का मान बराबर होता है, इसलिए आप लोग ऐसा करें, एक रूटीन बनाएं और रूटीन को फॉलो करें। लेकिन पर डे 2-2 घंटा कम से कम आप लोग दीजिए प्रत्येक विषय पर, क्योंकि अब जो आपके एग्ज़ाम का जो समय है बहुत ही निकट है, उसको बारीकी से पढ़िए। जो विषय भारी लगता है उसको सुबह में पढ़िए, जो हल्का है जैसे हिंदी इंग्लिश का बुक है तो उसको थोड़ा सा आप इंटरटेनमेंट करके कभी भी पढ़ सकते हैं, जब आपको मन लगे कि नहीं आप थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, थोड़ा सा ये रिलैक्स करना चाहिए, कभी पढ़ सकते हैं उसको। लेकिन जो विषय थोड़ा सा कठिन है उसको पहले पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो इस तरह से एक रूटीन बनाइए और रूटीन को फॉलो कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग से फिर मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग सभी प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।